मुंबई विश्व की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में से एक है और इस सिटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ओवर कंजेस्टेड हो गया है। इसी कारण सरकार ने अभी मुंबई शहर से थोड़ी दूर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रही है। इस नए एयरपोर्ट को खुलने के लिए अभी काफी समय है, लेकिन इसे अर्जेंट बेसिस में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। पर क्या आप ये मानोगे कि जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये करीब 30 साल पहले बनकर रेडी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एयरपोर्ट पहले बन ही नहीं पाया। हुआ क्या? आज हम मुंबई के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट और इस नए एयरपोर्ट दोनों के इतिहास को जानेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि नवी मुंबई का एयरपोर्ट ना सिर्फ आज ही लेकिन 30 साल पहले भी बहुत अर्जेंटली नीडेड था। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हो। बॉम्बे या मुंबई ब्रिटिश राज में सबसे अहम सिटी थी, इसलिए साल 1928 में ही मुंबई का पहला एयरफील्ड बनाया गया जो था जुहू एरोड्रोम। इसे बॉम्बे फ्लाइंग क्लब के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और फिर 1930s में RAF सेंटा क्रूज के नाम से नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ जो आज का एग्जिस्टिंग मुंबई का एयरपोर्ट का बेस था। यह जुहू एरोड्रोम से बड़ा था और 1942 से 1947 तक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रंस का बेस भी था। ये एयरपोर्ट लगभग 1500 एकर्स का एरिया कवर करता था और यहाँ शुरुआत में 3 रनवेज थे। एप्रन रनवे 09/27 की दक्षिण साइड पर था और उस वक्त स्थल को ओल्ड एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता था। यहाँ एयर इंडिया, एयर वर्क्स इंडिया, इंटामर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और MIAL के जनरल एविएशन टर्मिनल का मेंटेनेंस हैंगर्स भी आते थे। साल 1946 तक जब RAF ने एयरफील्ड को सिविल ऑपरेशंस के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की, तब वो पुराने अबैंडन्ड रॉयल एयरफोर्स के हैंगर्स को पैसेंजर के लिए एक नए टर्मिनल्स के तौर पर परिवर्तित करने के लिए काम शुरू कर देते हैं। एक हैंगर डोमेस्टिक टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल होने लगता है और दूसरा इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए। इसमें कस्टम्स और इमिग्रेशन चेक्स के लिए दोनों तरफ काउंटर्स बनाए जाते हैं और बीच में एक लाउंज था। शुरुआती सालों में यहाँ इतनी पैसेंजर ट्रैफिक नहीं होती थी, पर कराची के पाकिस्तान में शामिल होने के बाद बहुत ही बड़े नंबर ऑफ पैसेंजर्स की ग्रोथ इस एयरपोर्ट पे देखने मिली। 1949 तक लगभग 40 रोजाना देश विदेश की सर्विसेज यहाँ से चलती थी। इससे भारतीय सरकार का एयरपोर्ट विकसित करना जरूरी हो गया और इसके परिणाम स्वरूप एयरपोर्ट को रात को लैंडिंग करने के लिए एक रेडियो रेंज और आधुनिक फ्लेयर पाथ लाइटिंग सिस्टम से इक्विप किया गया ताकि रात को भी ये चल सके। एक नए यात्री टर्मिनल और एप्रन का निर्माण हुआ 1950 में और 1958 में और कुछ काम हुए। ये उस जमाने में एक बहुत ही एफिशिएंट एयरपोर्ट थी और ये एयरपोर्ट ऐसे समय में ऑपरेट कर रही थी जब मुंबई सिटी सिर्फ आज के साउथ बॉम्बे तक ही सीमित थी। पर भारत के आजाद होने के कई सालों तक मुंबई नॉर्थ की तरफ एक्सपांड हुआ और यहाँ की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ती गई। ऊपर से 1970s में जंबो जेट के दौर के आने के बाद सेंटा क्रूज एयरपोर्ट में की गई कई एक्सटेंशंस के बावजूद ये इनसफिशिएंट ऑपरेशनल कैपेसिटी की वजह से समस्याओं का सामना करने लगा। सेंटा क्रूज टर्मिनल को बनाया गया था, लेकिन वे किसी भी समय पर 600 यात्रियों को अकोमोडेट कर सकता था, लेकिन 1970s तक यहाँ पर 1200 यात्रियों का ट्रैफिक तब पड़ा। 1979-80 में 5 मिलियन देश विदेश के यात्री सेंटा क्रूज आ और जा रहे थे और इसी वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर 3 मिलियन यात्रियों का आना जाना था। यानी मुंबई का एयरपोर्ट दिल्ली से काफी ज्यादा आगे था पैसेंजर नंबर्स में, लेकिन टर्मिनल स्पेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे देश का सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एयरपोर्ट ये बन गया था 1970s-80s में ही। टाइम मैगजीन ने तो अपनी रिपोर्ट में इस भीड़ भाड़ को देखते हुए कहा कि यहाँ की टर्मिनल बिल्डिंग एक ब्लैक होल है। 21 सितंबर 1979 को टर्मिनल बिल्डिंग के इंटरनेशनल सेक्शन में एक बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ, जिससे 3 यात्रियों की मौत हुई और इसको बंद करना पड़ा। 1967 में घटित टाटा कमेटी ने एयरपोर्ट के संबंधित मुद्दों की जांच करने का एक बड़ा सुझाव दिया, जिससे 1970s में ट्रैफिक की मांग को पूरा करने के लिए एक नया इंटरनेशनल टर्मिनल निर्माण करने का सुझाव सामने रखा गया और सेंटा क्रूज टर्मिनल को सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 1972 में घटित हुई थी, उसने इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक को संभालने के लिए एक नए टर्मिनल बिल्डिंग को निर्माण करने के लिए काम शुरू किया, जो साल 1981 तक पूरा किया गया और इस प्रकार सहार में सेंटा क्रूज के नॉर्थ ईस्ट में एक नए इंटरनेशनल टर्मिनल का निर्माण हुआ और 110 मिलियन रुपीस की लागत में उसको समय पर बनाया गया। सहार में नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण की वजह से यहाँ पे कुछ फायदे मिले। 1977 में इसका पहला चरण बनाने के बाद सहार टर्मिनल 2A 3 हिस्सों में खुला गया और 5 दिसंबर 1980 को फाइनली पूरा खुला। इस इतने बड़े मॉडर्नाइजेशन और एक्सपांशन के बावजूद मुंबई एयरपोर्ट में कंजेशन की समस्या का कोई निवारण नहीं हो रहा था। ये एयरपोर्ट अभी भी मुंबई के साइज के मुकाबले बहुत छोटा था और यहाँ के 2 इंटरसेक्टिंग रनवेज में एक समय में सिर्फ एक रनवे यूज हो सकता था, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस करते थे। अब अगर आप इसी एयरपोर्ट को एक्सपांड करने का सोचे तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आमतौर पर किसी भी एयरपोर्ट के आजू बाजू में इतना डेवलपमेंट नहीं होता। पर मुंबई का केस बहुत अलग था। आप ऐसे कई लोग जानते होंगे कि ओवर पॉपुलेशन
पॉपुलेशन और एनक्रोचमेंट के कारण मुंबई एयरपोर्ट के कंपाउंड तक घर बने हुए हैं, चिपक चिपक कर जो है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट्स यहाँ पर है। यहाँ इन एनक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए कोई पॉलिटिकल विल दिखाया नहीं जाता और ये एक्सपेंसिव भी बनेगा लैंड एक्वायर करने के हिसाब से, क्योंकि लोकल्स यहाँ पे प्रोटेस्ट तो करेंगे ही, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करती है। थोड़ा सा इसी का एग्जांपल हो तो एक टेंजेंट में यहाँ पे निकलता हूँ। अगर वही मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 आज अगर आप सैटेलाइट से देखते हो तो आपको नजर आएगा कि ये जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में बना है उतना ये राइट हैंड साइड में नहीं बना है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि इसी कंस्ट्रक्शन को सिमेट्रिक बनाना जाना था, लेकिन इसे अधूरा छोड़ दिया गया। अधूरा इसलिए यहाँ पे इसको छोड़ा गया था क्योंकि अगर पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाता तो थोड़ी और जमीन की जरूरत पड़ती राइट हैंड साइड में, जो कि बेसिकली प्लेन्स के टैक्सी और उसके बाद में प्लेन्स के उसके पिछले हिस्से में पहुंचने के लिए जरूरी जमीन होती। लेकिन इसके लिए क्योंकि एंक्रोचमेंट्स को हटाना पड़ता तो दसियों गेट्स जो यहाँ पर बन सकते थे उनको नहीं बनाकर यहाँ पर एयरपोर्ट डिजाइन को आधा छोड़ दिया गया। तो आप समझ सकते हो पॉलिटिकल विल उस समय पर कहां पर थी। वापस आते हैं 90s के जमाने में। साल 1997 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक नए एयरपोर्ट के लिए स्थल ढूंढने के लिए कमेटी का गठन किया, क्योंकि अब और मुंबई एक्सपांड नहीं हो सकता था। इस कमेटी ने जून 2000 में मांडवा रिवर स्थल का सुझाव दिया, क्योंकि ये प्रपोज एयरपोर्ट केवल एक रनवे पर होने वाला था। फिर सिडको ने ओरिजिनल प्रपोज को रिवाइज करते हुए 2 पैरेलल रनवेज की फीजिबिलिटी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को प्रस्तुत की। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई ने एक सब कमेटी ने नवी मुंबई साइट को टेक्निकली और ऑपरेशनली फीजिबल पाया और यहाँ उन्होंने सिडको को सुझाव दिया कि वे इस प्रोजेक्ट का एक डिटेल टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी स्टडी करे या टीईएफएस कैरी आउट करे, और साल 2009 में ये गवर्नमेंट को प्रस्तुत भी कर दिया गया। उसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को एक सिमुलेशन स्टडी करने के लिए कहा गया और ये सिमुलेशन से स्थापित हो गया कि दोनों एयरपोर्ट्स साइमल्टेनियसली अपने ऑपरेशंस कर सकते थे अगर यहाँ अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो किए जाते तो। साल 2007 में सिडको ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को एक प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एंड बिजनेस प्लान रिपोर्ट प्रस्तुत किया और जुलाई 2007 में प्रोजेक्ट को फाइनली अप्रूवल मिला। यानी कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर अब तक 10 साल वैसे भी निकल गए। जुलाई 2008 में महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाने का डिसीजन लिया और इसे विकसित करने की अनुमति दी। सिडको इसकी नोडल एजेंसी बनती और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा साल 2010 में डिफेंस क्लियरेंस भी प्राप्त हुआ। इस साइट पर पनवेल में मैंग्रोव्स और रेन स्टॉर्म ड्रेन जैसे जुड़े हुए कई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थे। पनवेल के लिए सरकारी एजेंसी के खिलाफ एक एनजीओ लड़ रही थी, जिसकी वजह से भी काफी दिक्कत आई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस एयरपोर्ट को साल 2010 में क्लियरेंस दिया। 13 साल निकल चुके हैं। सिडको ने 5 फरवरी 2014 को रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन RFQ के लिए ग्लोबल टेंडर्स को इनवाइट किया। एजेंसी ने 9 बिड्स प्राप्त किए और यहाँ पे इनको शॉर्टलिस्ट अगर करे तो GMR ग्रुप, GV के लेड MIAL, हीरानंदानी ग्रुप, ज्यूरिक एयरपोर्ट, मिया इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा रियल्टी, इन जैसे कई बड़ी कंपनी शामिल थे। सिडको ने अपने RFQ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी या PMC के सामने प्रस्तुत किया और महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री के सामने भी इसे प्रस्तुत किया गया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल मिला और GV के ही फाइनल 2 बिडिंग राउंड्स के अंदर एकमात्र बिडर निकल कर आया, जिसके कारण सिडको ने टेंडर की बिड लाइन को 2 बार बढ़ाया ताकि और कंपनीज भी यहाँ पर आए। और इसके बाद GMR ग्रुप ने भी एक बिड प्रस्तुत किया। 13 फरवरी 2017 को GV के लीड MIAL को इसका विजेता घोषित किया और GV के लिए सिडको को रेवेन्यू का 12.6% शेयर ऑफर किया, जबकि GMR ग्रुप ने 10.44% ऑफर किया था। अप्रैल 2017 में एयरपोर्ट के प्री डेवलपमेंट वर्क को शुरू किया गया और इसकी क्लियरेंस से मिलने के बाद में स्थानीय गांव वालों ने यहाँ पर इसका बहुत विरोध करना शुरू किया। ये प्री डेवलपमेंट वर्क 14 जून 2017 तक नहीं शुरू किया जा सका, यानी 20 साल तक। प्री डेवलपमेंट वर्क में उल्वे हिल की फ्लैटनिंग, मार्श भूमि को फ्लैट करना, उल्वे नदी को एयरपोर्ट के सीमा के बाहर से डाइवर्ट करने जैसे कई काम थे और नदी के रास्ते को 60 मीटर तक विस्तारित करना था और पावर ट्रांसमिशन लाइन को शिफ्ट करना भी इसमें शामिल था। इसके पूरे होते ही लगभग 2 साल का समय लगता है। सिडको ने लैंड लेवल को 5.5 मीटर तक बढ़ाना था, पर अक्टूबर 2017 में फिर से स्थानीय गांव वालों ने इसका विरोध करके काम रोक दिया। सिडको को अक्टूबर 28, 2017 को विरोध करने वाले गांव वालों से एक समझौता करना पड़ा, जिसके बाद में दोबारा काम शुरू हुआ। फरवरी 2018 को पीएम के द्वारा इस हवाई अड्डे के शिलान्यास का समारोह किया गया, जहां पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और इसका जो डिजाइन है वो मार्च 2018 में लंदन बेस्ड ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स को दिया गया डिजाइन करने के लिए। यहाँ पर एयरपोर्ट को टर्मिनल 1 और ATC टावर के डिजाइन को बनाने के लिए नियुक्त किया गया। ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स को GVK के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरनेशनल आर्किटेक्चर फर्म्स के बीच से और 12वीं फास्ट ट्रैक डिजाइन कॉम्पिटिशन में से इनको चुना गया था। सिडको ने अगस्त 2018 में प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर चुनने का डिसीजन लिया और एक फ्लोट किया टेंडर। सिडको ने
उल्वे नदी का डाइवर्जन का प्री डेवलपमेंट का वर्क 2019 जून को पूरा कर लिया। उसके बाद सितंबर 2019 में जीवी के हवाई अड्डे का निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट एल&टी कंपनी को प्रदान किया गया। लेकिन अब ओनरशिप को लेकर बहुत बड़ा इशू हो गया, जहां पर कुछ समय पहले ही अडानी ग्रुप ने ऑलमोस्ट बंद या बैंकरप्ट हो रही जीवी के ग्रुप से मुंबई एयरपोर्ट के स्टेक को खरीद लिया। बेसिकली जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट करेंट एयरपोर्ट है, नवी मुंबई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अंदर इसको अडानी ग्रुप ने एक बिडिंग प्रोसेस के अंदर हैंड ट्विस्टिंग करके अपने अंदर ले लिया। लेकिन फाइनली इसके वजह से हुआ ये कि जो जीवीके का यहाँ पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेक था वो भी उनको ऑटोमेटिकली मिल गया, जिसकी वजह से अब अडानी ग्रुप एल&टी से इस एयरपोर्ट को बनवा रही है। कई नेगोशिएशंस के बाद में 2021 में ये काम पूरा हुआ। हालांकि इसके बारे में मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन फाइनली जब 2021 में एयरपोर्ट को ओवरटेक किया गया तब इसका कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हुआ, चूंकि उसके बाद से बहुत ही ज्यादा रैपिड स्पीड में हो रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि ये 24 में अपना पहला टेस्ट फ्लाइट जरूर देखेगा। एक टर्मिनल और एक रनवे तब तक खुल जाएगा और काफी काम यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, जिसके रेगुलर अपडेट्स हमें आए दिन मिलते रहते हैं। 1997 में कंसेप्चुअलाइज किया गया एयरपोर्ट और 1970 से ही कंजेस्टेड मुंबई एयरपोर्ट को एक नया एयरपोर्ट कई दशकों पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये गवर्नमेंटल टाइम पास, प्रोटेस्ट, इनएफिशिएंट ऑफिसर्स, इन सब चीजों की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें प्रोड्यूस हुई। आज गौर की बात यह है कि मुंबई का करंट एयरपोर्ट देश के कई जो दूसरे इससे भी छोटे शहर है उनसे भी साइज में छोटा है, रनवेज के मामले में छोटा है। एट द सेम टाइम ये दुनिया का सबसे ज्यादा कंजेस्टेड सिंगल रनवे एयरपोर्ट भी काउंट हो जाता है, जहां पर 900 से 1000 फ्लाइट्स डेली का ऑपरेट हो रही है एक रनवे के बेसिस पर, यानी तकरीबन 60 से 90 सेकंड में एक फ्लाइट। MTHL बनने की वजह से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा, ये हम समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे जरूर बताना आपको क्या लगता है कमेंट्स में, और मिलेंगे अगले वीडियो में।